again on my YouTube channel Max Elevation for every student. So I hope you all are fit and fine. So today we will discuss the some question which are depending on the theory of properties of determinant. Yes, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको केवल और केवल कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं आपको कराने वाला हूं इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर ही डिपेंडेंट होंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दीज टू क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड. You see there are a question in which you show that the value of this determinant is equal to 0, and there are another question, and in this question also you will prove this is equal to 0. So without expanding we want to prove that these both determinant will be 0. हम बिना एक्सपेंड करे आपको बता देंगे कि इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कैसे आती है, और ये हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करते हुए. तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में वैसे तो आपको यहाँ पर टू टर्म्स दिखाई दे रही है, तो आपके माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक करेगा कि सर ने कहा था कि अगर किसी भी कॉलम या किसी भी रो में टू टर्म्स हो तो आप उस डिटरमिनेंट को टू डिटरमिनेंट्स के सम में ब्रैक करके लिख सकते हो. लेकिन नहीं, यहाँ ये अप्लाई नहीं करना. यहाँ आपको सिंपली इन दोनों कॉलम्स को ऐड करना है. व्हाई वी वांट टू ऐड दिस कॉलम? यू नो दैट दिस कॉलम इज कॉल्ड C1, it is called C2 and it is called C3. These are three columns. So now you will apply this property here. C2 goes to C2 plus C3. Okay, it is C2. These are the values of C2 and these are the values of C3. So you just add these corresponding values. Then you will get. You just add these two values, A plus B plus C. It would be B plus C plus A, and here C plus A plus B is come. And this column as it is, and after that when a value is come in this column, then you know that आप जानते हैं अच्छी तरह से जब भी कोई वैल्यू किसी कॉलम या किसी रो में आ जाती है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं. कल आपको मैंने बताया था कि किसी कांस्टेंट से लास्ट वीडियो में अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखना है तो आप आई बटन दबाकर मेरे पिछले वीडियो पर जा सकते हैं. वहां पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सारी की सारी मिल जाएगी. वहां पर ही एक प्रॉपर्टी थी कि किसी डिटरमिनेंट को अगर हम के से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो या कॉलम को तो वो डिटरमिनेंट के टाइम्स हो जाती है. तो सिमिलरली जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पर तो इस कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है. सो यू विल टेक कॉमन एज a प्लस बी प्लस सी. यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया. उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यूज रिमेनिंग रह गई 1 1 एंड 1, and this column as it is, first and third column as it is, and there are only 1 1 1 is come. यहाँ पर 1 1 आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि हमने ये कॉमन ले लिया. ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू 0 होने वाली है. अब यहाँ पर आप ये मिस्टेक मत कर देना कि डायरेक्टली यहाँ 0 कर दिया. बस आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी है पूरी. We know that if there are two rows or two columns are identical, then the value of determinant will be 0. तो ये लाइन आपको यहाँ पर एग्जामिनर को शो करके बतानी होती है, because it is a subjective paper. आपको जब भी कोई सब्जेक्टिव पेपर देना होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपको एक एक रीजन देना होता है हर चीज का. जो भी आप लिखने वाले हैं, जो भी आप करने वाले हैं, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला लिखिए, कहीं कोई प्रॉपर्टीज हो रही है पूरी प्रॉपर्टी लिखिए. तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, उसके बाद इसको आपको 0 करना है. दिस वैल्यू इज बिकम 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 0. सो इट इज योर प्रूफ बेड. नाउ यू सी दिस क्वेश्चन आल्सो, एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर आर नो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई हियर. कोई भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है. लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि प्रॉपर्टी नंबर 8 ऐसी प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत काम में आई थी और यहाँ पर भी बहुत काम में आएगी. यहाँ पर अगर आप these are called row 1, row 2 and row 3. It is R1, it is R2 and it is R3. अगर इन तीनों रोज को ऐड कर दो या कॉलम वाइज भी ऐड कर दो then you will 100% get benefit. Why? You see that R1 goes to R1 plus R2 plus R3. हमने तीनों रोज को ऐड कर दिया. ऐड करने से क्या होगा? B से B कैंसिल हो गया, माइनस A प्लस A कैंसिल हो गया, प्लस C माइनस C कैंसिल हो गया. Then you will get 0. Similarly C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, अगेन 0. और यहाँ पर भी सब कुछ कैंसिल हो गया और 0 आ गया.
और रिमेनिंग 2 रोज एज इट इज हमने लिख दी, यहां हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, तो ये एज इट इज आ गया। और अब शायद आपके माइंड में प्रॉपर्टी आ गई होगी कि इफ इन एनी रो और इन एनी कॉलम इफ देयर आर 3 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 3 0 आ गए तो। सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। सो लेट्स सी दीज टू क्वेश्चंस। Now let's see again 2 good questions on the board. अब वापस से आप ये 2 क्वेश्चंस देख रहे होंगे। अब इन दोनों क्वेश्चन में भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करने वाले हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को प्रूव करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या करना है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ 2 टर्म्स आ गई तो हमारा मन करेगा कि इस डिटरमिनेंट को हम 2 डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर लें, बट अभी आप ऐसा मत करना, क्योंकि विदाउट ब्रेकिंग आपको ब्रेक करने के बाद कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो आप अपनी वापस स्टेप्स को रिवर्स करोगे तो इससे आपका टाइम खराब होगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमारा अगर मान लो एग्जामिनेशन में 3 आवर्स मिलते हैं हमें, या कोई कंपटीशन एग्जाम हम दे रहे हैं, तो एक बार हमने कोई स्टार्टिंग कर दी और वापस से रिवर्स रहते हैं तो हमारा टाइम खराब होता है। यस, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो तो ही वो ऑपरेशन लगाओ जिससे आपका टाइम खराब ना हो। और मैं ये एक बात और आपको कह दूं कि जो ऑपरेशंस मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ दीज आर नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है। आप इस क्वेश्चन को किसी दूसरे वे से भी कर सकते हैं। इट इज नॉट ए यूनिक सॉल्यूशंस। ओके, देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस आर गिवन बाय द डिफरेंट टीचर्स और डिफरेंट lecturers. Okay, so now let's see the solution of this question. In this question you just multiply this bracket, you just multiply this a b and c in the bracket, then you will get ab plus ac, यहां आपको मिलेगा bc plus ab, यहां आपको मिलेगा ac plus bc। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये C2 है, ये C2 है और ये C3 है, तो C3 goes to C3 plus C2, यानी इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, इन दोनों कॉलम्स को। तो ऐड करने के बाद जो सिचुएशन आपके सामने आने वाली है वो इस तरह से होगी, AB then BC then AC। सिमिलरली अगर ये इसमें ऐड हो जाएगा then again you will get AB BC and AC। Similarly here AB BC and AC। So now what is the benefit you will get here? क्या बेनिफिट लेने वाले हो आप, ये आपका कॉमन आ गया बाहर AB plus BC plus AC, और उसके बाद जो वैल्यूज रह गई these values are left, ये वैल्यूज आपके पास रह गई, यहाँ तीनों जगह 1 1 आ जाएगा। और फिर वापस से आपको वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी 2 कॉलम्स या 2 रोज इक्वल आ जाते हैं तो इस वैल्यू डिटरमिनेंट की पूरी 0 हो जाएगी। थियोरेटिकल लैंग्वेज में आपको यहाँ लिखना है और उसके बाद इसको 0 आंसर देना है, then you will get definitely full marks in your examination। And now let's see the next question, question number 4। So what is the solution of this question? Now it is a problematic question because यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग करते हो तो आप कॉलम्स को ऐड कर लो, रोज को ऐड कर लो, तो आप देखोगे you don't get any benefit, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो ये मान के चलना अगर आपने 30 to 40 सेकेंड लगा दिए सोचने में कॉलम्स को ऐड करके, रोज को ऐड करके, और फिर भी बेनिफिट नहीं आ रहा, तो वहां कोई ना कोई ट्रिक 100% होगी। और एक ही ट्रिक अधिकतर इस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में काम में आती है कि अधिकतर हम एबीसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यस, तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले एबीसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम अभी, सिंपल सा एबीसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, मैं नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, सेकंड रो को बी से करूंगा और थर्ड रो को सी से करने वाला हूं। तो यहां मेरे पास डिवाइड में एबीसी रह जाएगा और इधर यहां आ जाएगा मेरे पास ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां आ जाएगा एबीसी, यहां आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। सिमिलरली इसको बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर यहां आ जाएगा, एबीसी यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा बी सी प्लस ए बी। सिमिलरली इसको सी से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ पर एबीसी वापस आ जाएगा और यहाँ एसी प्लस बीसी आ जाएगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा इन दोनों कॉलम में से एबीसी एबीसी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इस कॉलम में भी और इस कॉलम में भी आ रहा है। सो एबीसी एंड एबीसी 2 टाइम्स कॉमन लेना है आपको, फर्स्ट कॉलम में से भी और सेकंड कॉलम में से भी, और ये डिवाइड वाला एबीसी एज इट इज चल रहा है। अब रिमेनिंग क्या क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा बीसी, यहाँ सीए और यहाँ एबी, यहाँ आ जाएगा 1 1 1 और यहाँ ये एज इट इज रही ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी एंड ए सी प्लस बी सी। अब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन तो कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। यस, एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा है। तो आपको करना क्या है,
इन दोनों को ऐड कर देना है, C3 goes to C3 plus C1, तो यहां एक ABC कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट BC CA AB as it is, 1 1 1 as it is, and you will get AB BC AC here, again AB BC AC, and third element is also that same. अब उसके बाद ये कॉमन आना है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, AB BC AC is common, so the remaining values are BC CA AB 1 1 1 and 1 1 1, so both the columns are same, तो ये हो गई 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो then you will get 0. So now you see these both questions are similar, but this question is tricky. So you care about these questions. हमें इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है जिनमें हमें कुछ भी स्टार्टिंग में फायदा नहीं मिल पा रहा था, जब हम R1 प्लस R2 कर रहे थे या C1 प्लस C2 कर रहे थे, हमारा टाइम स्पेंड करना है हमें 30 to 40 सेकेंड, उसके बाद कुछ ट्रिक सोचनी है, हो सकता है कि वो क्वेश्चन कुछ ट्रिक से हो जाए. लेट्स सी बोथ द क्वेश्चंस अगेन. Now let's see the next question. Question number 5 in front of you. In this question it is given ABC are in AP, and I think you know that when three terms are in AP, then what is the condition? Condition is 2B is equal to A plus C. You learn this condition. If ABC are in AP, then the relation between ABC are given by 2B is equal to A plus C. It is the relations when ABC are in AP. ABC are in AP, then I am saying you 2B is equal to A plus C. Okay, and after that you will find the value of this determinant. So what is this determinant? It is 2y plus 4, 5y plus 7, 8y plus A, 3y plus 5, 6y plus 8, 9y plus B, 4y plus 6, 7y plus 9, and 10y plus C. So if I add these or subtract these all, then I think I don't get any benefit. अगर मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं तो इक्वल वैल्यूज तो नहीं आ पा रही, ठीक है. तो यहां मैं फिर एक ट्रिक यूज कर रहा हूं. व्हाट इज द ट्रिक? मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं इसको, और अब ध्यान रखना ये जो 2 है जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया है उसको केवल सेकंड रो से करूंगा. सेकंड रो इज मल्टीप्लाई बाय 2. व्हाट इज द बेनिफिट आई विल गेट हियर? मैं बताऊंगा आपको, मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट यहां मिलने वाला है. वैसे इट इज नॉट ए नेसेसरी, इट इज ऑलवेज ए फर्स्ट स्टेप, लेकिन 100% आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. ये मैंने कर दिया सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई. अब उसके बाद ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी रो नंबर 2 है इन दोनों रोज को ऐड करो. इट इज कॉल्ड R1, इट इज कॉल्ड R2, सॉरी R3. R1 और R3 को ऐड करो, 4 and 2 6, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो R2 में से, then you will get 0 here. Means आपने क्या किया, R2 goes to R2 minus you add these R1 and R3. R1 और R3 को ऐड किया और R2 में से माइनस कर दिया, तो आपको यहाँ पर यानी जो चेंजेस किए आपने वो किस रो में किए हैं? आपने न तो R1 में किए न R3 में किए. तो सबसे पहले एक काम करो, R1 और R3 को तो लिख दो यूं, क्योंकि R1 और R3 में आपने कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं किया है. सो यू राइट दीज एज इट इज. R1 और R3 को आपने लिख दिया. अब देखिए ये रहा R2, इन दोनों को ऐड करो, 4 2 6 माइनस 6 0 आ गया, 10 हो गया. तो यही हमारा बेनिफिट हमें मिला 2 से मल्टीप्लाई करने का. सिमिलरली यहाँ देखो 7 5 12, 12 में से 12 गया 0, 9 and 7 16, 16 में 16 गया अगेन 0. अब यहाँ आइए 10 and 8 18, 18 में से 18 गया 0, एंड देयर आर 2b माइनस a प्लस c. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. अब यहाँ पर हमारी ये वैल्यू 0 नहीं बन पाई, तो लेकिन अभी आपको मैंने कंडीशन बताई कि अगर ABC AP में है तो 2b की वैल्यू a प्लस c है. तो आपको क्या करना है, अगले स्टेप में जहां आपको 2b दिखाई दे रहा है ये दोनों वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे. फर्स्ट रो में हमने कुछ नहीं किया एंड थर्ड रो में भी हमने कुछ भी नहीं किया था. तो दीज बोथ रोज एज इट इज, एंड नाउ देयर आर 2 0 इज ऑलरेडी कम. ये 2 0 यहाँ आ गए, और यहाँ पर भी 2b माइनस 2b. लेट्स सी द वैल्यू ऑफ a प्लस c इज इक्वल टू 2b. यहाँ लिख दीजिए एग्जामिनर के सामने कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 2b आएगी, तो 2b एंड 2b इज 0. बस
यही चाहिए था मुझे। तो 3 0 आ गए यहाँ पर, और जब किसी रो में 3 0 आ जाते हैं देन आई थिंक यू नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, सो इट इज योर आंसर। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। तो आपने देखा मैंने 5 क्वेश्चंस किए। इन 5 क्वेश्चंस में जो अधिकतर प्रॉपर्टी यूज हो रही है अभी तक वो कौन सी हो रही है? आइडेंटिकल रोज वाली हो रही है, 3 जीरोस वाली हो रही है, और स्पेशली प्रॉपर्टी नंबर 8 सबसे ज्यादा यूज हो रही है। Which is property 8? R1 goes to Ri goes to Ri plus KRJ. This property is very very important for solving this type of question. मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में, यानी जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बताया था, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक पीडीएफ दी थी आपको। उस पीडीएफ में अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड थे और कुछ क्वेश्चंस एडजॉइंट से रिलेटेड थे। तो शायद आपने वो सारे क्वेश्चन किए होंगे। अगर आपको, मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें मेल एड्रेस आपको दिया हुआ है, उस मेल पर आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जिससे मैं अपने वीडियोस में उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकूं और आपको बता सकूं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एंड फ्रॉम हियर, अब यहां से जो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग में कर रहा हूं, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। अभी तक जो मैंने 5 क्वेश्चंस कराए थे, आई थिंक दीज ऑल क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व बाय यू बाय यूजिंग द सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, सम इनिशियल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देयर आर नो लार्ज टाइप ऑफ कैलकुलेशन आर देयर। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी वहां पर, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन थी। हमने 3 या 4 स्टेप में आंसर ला दिया था। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। बोर्ड में कम से कम एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आता है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चंस में जिनमें आपको प्रूफमेंट चाहिए होता है, तो योर आरएचएस से ऑल थिंग्स, आप आरएचएस साइड को देखो, वो सब कुछ आपको बता रही है कि आपको करना क्या है। यू डोंट वरी अबाउट देम। ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपके 5, 7, 10, 15 जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उनको अलग हटा लो। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको प्रूफमेंट करना है, अधिकतर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 80 to 90% क्वेश्चन में आपको आरएचएस साइड से ही पता लग जाएगा कि विच ऑपरेशन इज सुटेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी हियर। अब यहां देखिए, आपको x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए और z माइनस एक्स चाहिए। आपको ये 3 फैक्टर्स चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज 3 फैक्टर्स यू विल अप्लाई द ऑपरेशन ऑफ दिस टाइप। कैसे? x माइनस वाई है। अब यहाँ x माइनस वाई कैसे आएगा? देखो, ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है और ये C3 कॉलम है। अगर आप x और y को माइनस करेंगे, यू जस्ट सी इन दीज 2 कॉलम्स, तो आपको C1 और C2 को माइनस करना होगा। तो इट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1, C1 माइनस C2। कहां अप्लाई करनी है आपको? C1 में अप्लाई करनी है। अब मेरी आदत है एक प्रॉपर्टी एक बार में लगाता हूं, लेकिन कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता। अभी आप स्टार्टिंग हो, इनिशियल स्टेज पर सीख रहे हो, तो मैं आपको केवल एक स्टेप में एक ही प्रॉपर्टी लगाऊंगा। हाँ, मैक्सिमम 2 लगा सकते हो। वी डोंट अप्लाई 3 प्रॉपर्टीज इन 1 स्टेप। कभी भी मत कर देना ऐसा कि एक स्टेप में 3 प्रॉपर्टीज लगा दी, सर मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, मैं तो बहुत तेज सॉल्व करने वाला हूं बस क्वेश्चन। ऐसा मत कर देना। एक स्टेप 2 प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल। 2 प्रॉपर्टी से ज्यादा मत लगाना। तो मैं तो एक ही लगा रहा हूं क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पर हो। तो यहां पर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो नाउ सी, इन दोनों को माइनस किया, x माइनस वाई आया, इन दोनों को माइनस किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया, इन दोनों को माइनस कर दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आया। बाकी 2 कॉलम्स का कुछ भी नहीं करना, एज इट इज लिख देना है जैसा कि वो है। अब यहां पर स्टूडेंट्स के सामने फिर एक प्रॉब्लम आ गई। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट लर्न द आइडेंटिटीज ऑफ फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटीज ही लर्न नहीं करते। अभी मैं उनसे पूछता हूं व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बस चेहरा लटका के खड़े हो जाएंगे, लेकिन बताएगा कोई भी नहीं क्योंकि उनको याद ही नहीं होती। तो यहां पर एटलीस्ट आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी को लर्न जरूर करना। ये ध्यान रखना, कहीं मुंह लटका के खड़े मत हो जाना कि सर हमको तो नहीं आती। ऐसा कर दोगे तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फिर तो, बिकॉज एवरी टाइम यू रिक्वायर द आइडेंटिटी ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलो प्लस की भी छोड़ो, लेकिन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की तो आइडेंटिटी लर्न कर लो, एक ही बार याद करनी है। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए,
It is x minus y, y, z, and the identity of x square minus y square is x minus y, x plus y. And similarly, ये मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ क्योंकि हमें स्पेस चाहिए. x क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई, x square plus xy plus y square. So you learn this identity, okay? And this y cube as it is. This y square and y cube, it is z square and z cube as it is. So you will apply this identity here. And now in this first column, what is common here? X minus y is common, okay? So which value is remaining? 1, x plus y, and there are x square plus xy plus y square is remaining. And there are second and third columns are as it is. इनको आपको कुछ भी नहीं करना. अब नेक्स्ट टाइम मुझे क्या चाहिए? अगला मेरा फैक्टराइजेशन है y माइनस जेड. तो y माइनस जेड कब आएगा? ये कॉलम नंबर सेकंड है, ये कॉलम नंबर थर्ड है. तो C2 माइनस C3 कर दो और ये ऑपरेशन आप C2 में अप्लाई कर दो. दिस ऑपरेशन इज यूज हियर. तो हमें यहाँ पर y माइनस जेड मिल जाएगा. तो लेट्स सी कि क्या हमें इस कॉलम में मिल पाता है. तो फर्स्ट कॉलम में हम कुछ कर नहीं रहे. फर्स्ट कॉलम एज इट इज. इस फर्स्ट कॉलम को हमें कुछ नहीं करना. सेकंड कॉलम में हमें C2 माइनस C3 करना है. सो यू विल गेट y माइनस जेड, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, and here y cube minus z cube, and the third column as it is. And then again you will apply the identity of x y cube minus z cube. वापस से यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दो जो अभी आपको मैंने बताई थी. अगर नहीं याद तो वापस से यहाँ देख लो. याद तो करनी ही पड़ेगी. y minus z, यहाँ आएगा y minus z, y plus z, and here there are identity of y cube minus z cube is y minus z, y square plus yz plus z square, and third column as it is, okay? And now which value is common in second column? Y minus z is common here, so you will take y minus z as common in second column. So the remaining values are 1x plus y, x square plus xy plus y square, and here there are 1 y plus z and y square plus yz plus z square, and there are z square, z cube as it is. Okay students, so now there are no benefits come by applying these two important operations. हमने दो ऑपरेशन अप्लाई कर दिए. हमें बेनिफिट डिटरमिनेंट के अंदर तो नहीं मिला, लेकिन डिटरमिनेंट के बाहर जो दो फैक्टर दिख रहे हैं उससे हमारे चेहरे पे थोड़ी बहुत स्माइल जरूर आ गई होगी. इस सर कम से कम चलो दो प्रूफमेंट तो मैच कर रहे हैं. यानी यहाँ तक अगर हम एग्जामिनेशन में करके आ गए तो कुछ तो मार्क्स देगा एग्जामिनर. तो यहाँ पर आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि यू विल गेट टू फैक्टराइजेशन हियर. अब उसके बाद मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ. डिटरमिनेंट के अंदर कभी भी आपको 1 दिखे देन यू आर सो लकी. 1 मतलब आपका फ्रेंड आ गया. डिटरमिनेंट में जितने ज्यादा 1 आप बनाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलता जाएगा, बिकॉज 1 से 0 बनना बहुत आसान होता है. कैसे? ये 1 है. अब आप सोचोगे सर 0 क्यों बनाने हैं? किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का रूल क्या होता है जानते हो? अगर डिटरमिनेंट में आप लगाते जाओ ऑपरेशन पे ऑपरेशन लगाते जाओ, कब तक लगाओगे? क्या लिमिटेशन है ऑपरेशंस की? तो ऑपरेशन की लिमिटेशन है कि जब भी किसी डिटरमिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में 2 0 आ जाए, दैट्स ऑल, तो आपने गढ़ जीत लिया. आपने जिस लड़ाई को आप फाइट कर रहे थे वो जीत ली है, क्योंकि आपने 2 0 बना दिए. और 2 0 बनाने के बाद तो आप शहंशाह हो गए. बस आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है. अब मेरे पे बात पर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा कि सर कैसे करें कि 2 0 बनते ही हम गढ़ जीत जाएंगे, हम क्वेश्चन पे विजय प्राप्त कर लेंगे. तो ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कैसे. लेकिन आपको किसी भी रो या किसी भी डिटरमिनेंट में 2 0 बनाने ही है. ये आपका एम होना चाहिए. ऑपरेशन आप यूज करते जाओ, तब तक यूज करते जाओ जब तक 2 0 किसी रो या कॉलम में नहीं आ जाए. तो मेरे पास तो पहला 0 आने वाला है जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. अब यहाँ ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, वापस से C1 माइनस C2 अप्लाई करूंगा. तो कई बच्चों को यह ऑब्जेक्शन हो जाता है. क्या कि सर अभी तो आपने पहले ये प्रॉपर्टी, ये ऑपरेशन यहाँ यूज किया था, वापस से यूज कर रहे हो. तो यस, देयर आर नो लिमिटेशन. कोई लिमिटेशन नहीं है. आप ऑपरेशंस को कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इज कम व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीस टू. अब देखते हैं क्या आता है इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो
अब मैं कुछ वैल्यूज डायरेक्टली लिखूंगा। यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड बचेगा। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर तो नहीं हो रहा, उसके बाद एक्स वाई भी नहीं हो रहा, उसके बाद वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, फिर यहाँ माइनस का वाई जेड आएगा और माइनस का जेड स्क्वायर आएगा। सेकंड कॉलम में हमने कुछ किया नहीं, तो सेकंड कॉलम एज इट इज आ गया, बिकॉज वी डोंट टच सेकंड कॉलम। और थर्ड कॉलम में भी हमने कुछ भी नहीं किया, तो थर्ड कॉलम भी एज इट इज आ गया। तो ये हमारा एक जीरो हमें जीत की तरफ ले जा रहा है। अब हमें एक और जीरो बनाना है, तो एक और जीरो बनाने के लिए अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डेफिनेटली हमें दो जीरो जरूर मिलेंगे। तो लेट्स सी दिस सॉल्यूशन अप टू दिस स्टेप। अब देखिए आगे, यहां पर आपको ये फोर टर्म्स दिखाई दे रही है। तो यहां मैं क्या करने वाला हूं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पे एक साथ लिखने वाला हूं और इन दोनों में से वाई को कॉमन लेने वाला हूं, बिकॉज दीज आर फोर टर्म्स। तो आई मेक ए पेयर हियर, मैं यहां पर पेयर बनाने वाला हूं। तो x माइनस वाई, y minus z as it is, and there are 0, x minus z, and there are x square minus z square, इसको एक साथ लिखा और इन दोनों में से y को कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा x minus z। ओके, एंड द सेकंड कॉलम एज इट इज 1 y plus z and y square plus yz plus z square, and third column also as it is z square and z cube. Okay students, and now after that यहां पर फैक्टराइजेशन कर दो, या अगर आप जानते हो क्या कॉमन आ रहा है x माइनस जेड, तो यहां कॉमन ले लो। देखो फर्स्ट कॉलम में x माइनस जेड कॉमन आ रहा है। अब आप कहोगे सर z माइनस एक्स लेना है कॉमन, डोंट वरी, आप इसकी चिंता मत करो। z माइनस एक्स को मैं x माइनस जेड को मैं z माइनस एक्स अपने आप बना दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद बन जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर मैं सही कैलकुलेशन कर रहा हूं तो। क्योंकि अभी मैं सीधा सीधा यहां पर फर्स्ट कॉलम में x माइनस जेड कॉमन लेना चाहता हूं। एंड आई थिंक मैं एक स्टेप बीच में डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे पहले यहां पर x माइनस जेड कॉमन लेना था, उसके बाद फिर यहां पर x प्लस जेड प्लस वाई बचता। ये स्टेप मैं यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं। यहां 0 आएगा, यहां 1 आएगा और यहां बचेगा, यहां से तो x प्लस जेड और यहां से बचेगा प्लस का y। ओके, और यहां आ गया इट इज 1, इट इज y प्लस जेड and there are y square plus yz plus z square. I require the some space here, so let's see. हाँ, तो अब देखिए हम आगे क्या करने वाले हैं। अब यहां तक हम पहुंच गए, जैसा कि मैंने कहा 2 जीरो हमें चाहिए, जब तक 2 जीरो नहीं बना लूंगा तब तक मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर थर्ड कॉलम में साफ साफ z कॉमन आ रहा है, सो यू विल टेक z एज ए कॉमन इन द थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में से हमने z को कॉमन ले लिया। तो व्हाट इज द बेनिफिट, अब इसका बेनिफिट क्या होगा ये आपको अभी पता लग जाएगा। फर्स्ट कॉलम एज इट इज एंड सेकंड कॉलम एज इट इज, एंड इन द थर्ड कॉलम आपने कॉमन लिया है z। तो यहां बचेगा 1 z एंड z स्क्वायर। नाउ देयर आर 1 इज कम, आ गया 1, तो अब इनसे 0 बन जाएगा। इट इज कॉल्ड C2, इट इज कॉल्ड C3, so you will apply this operation here. C2 goes to C2 minus C3. So now let's get, this is 100% beneficial result. अब ये हमें 100% कुछ beneficial result देने वाला है, क्योंकि हमारे 2 0 बनने वाले हैं। 1 minus 1 is 0 and it is z से z cancel हो जाएगा, only y, and there are z square and z square is cancelled, there are only y square plus yz is left and this third column as it is. अब आपके पास फर्स्ट रो में 2 जीरो बन चुके हैं। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि 2 जीरो जब किसी भी रो या कॉलम में बन जाएं, उसके बाद आप उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो और 100% यू विल गेट द प्रूफमेंट। तो आपको प्रूफमेंट 100% मिलेगा। तो हम इस फर्स्ट रो के अलोंग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने वाले हैं, x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड इट इज x माइनस जेड। तो फर्स्ट रो में 0 है, ये भी 0 है, तो 1 के अलोंग हम इसको ओपन करेंगे। तो जैसे हमने इसको 1 के अलोंग ओपन किया तो ये रो और ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। आपको अगर डिटरमिनेंट को ओपन करना नहीं आता तो आप यहां पर आई बटन आपके सामने आ गया होगा, इसको क्लिक करिए और मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है कि हम किस तरह से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। एंड नाउ यू मल्टीप्लाई देम। अब उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इससे किया तो y स्क्वायर प्लस वाई जेड
और फिर इस y को इससे किया तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई इज कम, सो वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज कैंसिल आउट, सो देयर आर जेड वाई एंड जेड वाई इज ऑल्सो कैंसिल आउट, सो देयर आर माइनस एक्स वाई जेड, x minus y, y minus z and x minus z is remaining। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप सही करोगे तो ऑटोमेटिकली x minus z भी z minus x बन जाएगा इस माइनस की वजह से। तो फाइनली जब आप लास्ट स्टेप लिखोगे देन यू विल गेट 100% प्रूफमेंट। ये आपका बन गया z minus x which is your प्रूफमेंट of this side, so hence proved। So let's see the solution of this question। And now let's see, it is the next question. In this question you want to prove that there are a 3 by 3 determinant and you want to prove that a plus b plus c, a minus b, b minus c and c minus a। I am already told you that RHS side gives the all information which you want। यानी आपको जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको देगी वो आपकी RHS देगी। और यहाँ पर तो आप बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही फर्स्ट कॉलम में 1 आए हुए हैं। तो जब भी किसी डिटरमिनेंट में पहले से ही 1 है तो उस 1 से 2 0 बनाना बहुत ही आसान काम होता है। यानी अगर 1 किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आते हैं तो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल टू मेक 2 0। अब कैसे बनेंगे देखिए, यहाँ पर ये 1 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज R1 रो, इट इज R2 रो एंड इट इज R3 रो। So when you will start the solution of this question, then you will apply these operation। R1 goes to R1 minus R2 and I am already told you again that कि we should apply at most 2 operation, not at least, at most 2 operation in one step। तो मैं आपसे एक स्टेप में 2 ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू कर रहा हूं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3। So now which value you will get here? 1 minus 1, it is R1, it is R2 and it is R3। So 1 minus 1 is 0 and there are a minus b is come and there are a cube minus b cube because you subtract these both the rows, na? So now next 1 minus 1, it is R2 and it is R3, again 0, it is b minus c and it is b cube minus c cube and then there are 1c and c cube is come। So many of the students say me at this step, sir आपने हमें कहा था कि जब 2 0 आ जाए तो आप डिटरमिनेंट को आराम से एक्सपेंड कर सकते हो। यस मैंने कहा था, लेकिन अगर इस सिचुएशन में आपने एक्सपेंड कर दिया तो यू गेट सम प्रॉब्लम इन फैक्टराइजेशन, यू विल गेट डेफिनेटली सम प्रॉब्लम इन फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज यू वांट टू द रिजल्ट व्हिच इज गिवन इन आरएचएस साइड। तो हो सकता है आपसे वो रिजल्ट नहीं आ पाए, तो इसलिए आप फैक्टराइजेशन यूज करो, कॉमन लो। कॉमन लेने के बाद जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, जल्दीबाजी नहीं करनी हमें इसको कि 2 0 बन गए और एक्सपेंड कर दिया। हमें पहले कॉमन लेना है, जितनी वैल्यूज को आप कॉमन ले सकती है उतनी ही डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते समय आपको आसानी होगी। तो आप पहले कॉमन लीजिए। कॉमन लेने के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो फैक्टराइजेशन का बहुत ही फेमस, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड सिमिलरली you will apply the same formula here, b minus c b square plus bc plus c cube c square, and third as it is। And now which value is common? From the first row a minus b is common, from second row b minus c is common, so which value are left? There are only one is left, 1 1 c, and in this column there are a square plus ab plus b square, b square plus bc plus c square and c cube are left। So again there are 1 1 is come, so again you will apply the formula, r1 goes to r1 minus r2। So now you will get a minus b, b minus c, and then this column 0 minus 0 is 0 and 1 minus 1 is 0 because it is r1 and it is r2। And now these two, which value is cancelled? b square and b square is cancelled, so a square plus ab is remaining here, and then you subtract this row, then you will get bc and c square both with negative sign, क्योंकि आप जब यहाँ माइनस करोगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का bc और माइनस का c स्क्वायर यहाँ बचेगा। और बाकी सेकंड रो
और थर्ड रो में आपको कुछ भी नहीं करना, वो एज इट इज क्यों लिखी हुई आ जाएगी, एंड थर्ड रो एज इट इज। एंड नाउ हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था कि अगर आप यहाँ चाहो तो कॉमन ले लो। व्हाट इज द कॉमन हियर? अब यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा कॉमन लेने का? पहले मैं यहाँ पर आपको कॉमन लेके दिखा देता हूँ, बिकॉज दिस वैल्यू इज एज इट इज, ये तो एज इट इज आ जाएगी वैल्यू। एंड देन देयर आर 0 0, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को आपको एक साथ लिखना है, और इन दोनों में से आपको b कॉमन लेना है, तो a माइनस c इज रिमेनिंग, एंड देयर आर 0 1 एंड दिस एज इट इज। सेकेंड रो को कुछ नहीं करना, थर्ड रो को भी आपको कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ से आपको a माइनस c कॉमन लेना है फर्स्ट रो में, तो आपके पास ऑलरेडी a माइनस b माइनस c तो है ही, और a माइनस c यहाँ पर मैं डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, और फिर मेरे पास बचेगा 0 0, a माइनस c इज कॉमन, सो विच वैल्यू इज लेफ्ट हियर? a प्लस c यहाँ बचेगा, और यहाँ से बचेगा प्लस का b। कल भी मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन का एक स्टेप डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को मेरे को ब्रेक करना था a माइनस c और a प्लस c में, उसके बाद a माइनस c को कॉमन लेना था, तो आई स्किप वन स्टेप हियर। ओके, तो आप इसका ध्यान रखना, 0 1 and you will get b square plus bc plus c square and 1c and c cube. Now you expand it. अब उसको आप expand कर सकते हो along to the first row. तो a minus b, b minus c, a minus c as it is, and when you expand it, then you will get, ये आपका आ गया a plus b plus c, ये हट गया और ये हट गया, ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, so you multiply these value 0 minus 1, so you will get minus 1 here. अब इस माइनस को कहाँ यूज करना है? जैसा कि मैंने कल भी एक क्वेश्चन में बताया था, ये a माइनस सी है, इसको आप c माइनस a बना दो इस माइनस की वजह से, और जो बचेगा विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर मींस यू विल गेट दिस RHS साइड, तो आपको RHS साइड मिल जाएगी। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस होल क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन आई डोंट से इट इज ए वेरी टिपिकल क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड आई टेक दिस क्वेश्चन हियर बिकॉज देयर आर 3 1। मैंने क्वेश्चन केवल इसलिए लिया कि यहाँ 1 थे, और आपको बता दूं कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर किसी भी रो या कॉलम में 1 आ जाए देन यू आर सो लकी, तो आप बहुत लकी हो और आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। लेट्स सी अगेन दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको ट्राई करेंगे, बिकॉज आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू सम क्वेश्चंस आर देयर इन एनसीईआरटी बुक और योर स्टेट बुक एंड सम इज नॉट। तो यहाँ पर मैं जो कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ आपको, तो हो सकता है थोड़ा सा आपके लीक से हटकर हो, आपकी बुक्स में ना हो, लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चन करने आने चाहिए, बिकॉज दीज आर नॉट ए टिपिकल क्वेश्चन, इट इज ओनली बेसिक क्वेश्चंस, एंड इन दीज क्वेश्चंस वी यूज ओनली सम बेसिक्स ऑफ क्लास 11th। हम क्लास 11th के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले यूज करेंगे और देखना आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो मैं बेसिक यूज करूंगा वो करूंगा एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप सभी को मैं वापस से यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी को 11th क्लास के सारे फॉर्मूले लर्न करने, बिकॉज ऑल दीज फॉर्मूला आर यूजफुल फॉर द सॉल्विंग ऑफ द टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th। यानी ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं हमारे क्लास 11th के, वो सब 12th में काम आने वाले हैं। तो मेन जो टॉपिक्स हमने क्लास 11th में, सपोज ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हमने 11th क्लास में पढ़ा, कॉनिक सेक्शन हमने पढ़े, उसके अलावा स्ट्रेट लाइन पढ़ी। तो इन सब के फॉर्मूले मुझे रिक्वायर्ड होंगे क्लास 12th के अंदर, बिकॉज क्लास 12th का जो बेस है वो क्लास 11th का ही बेस होता है। तो हमें यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दे रखी है डेल्टा आर, जो ये 3/3 की डिटरमिनेंट है, और हमें शो करना है कि अगर हम इस डिटरमिनेंट का समेशन लेते हैं 1 to n के बीच में तो 0 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 0 आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर हमने इस डिटरमिनेंट का सिग्मा लिया, मींस समेशन ले लिया 1 to n। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर इस LHS साइड का जब हमने लिया तो RHS साइड का भी लेना होगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ये कहती है कि जब भी हम किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोई एक कॉलम या कोई एक रो ही मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर मैं इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिग्मा r वेरिंग टू 1 to n से। सिमिलरली यहाँ पर भी सिग्मा r वेरिंग टू 1 to n 2r minus 1 एंड सिमिलरली सिग्मा r 1 to n 3r minus 2। किसी भी एक रो को मुझे मल्टीप्लाई करना है, किसी भी कॉलम को करना है, तो मैंने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी x y z एज इट इज है,
और यहाँ पर भी थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को मैंने कुछ नहीं किया, ये भी एज इट इज है। ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है जो मैंने यहाँ पर अप्लाई करी। उसके बाद यहाँ पर मुझे एपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला चाहिए जो होता है n/2 2a + n-1 * d। ये हो गया एक टाइप में। दूसरा इसी का जो डिफरेंट फॉर्मेट होता है n/2 a + l वेयर l इज द लास्ट टर्म। सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ सिग्मा r वेरिंग टू 1 to n को। तो सबसे पहले सिग्मा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप 1 पुट करो, फिर प्लस लगाओ, फिर 2 पुट अप करो, फिर 3 पुट अप करो, बीच में प्लस साइन लगाते जाओ, लास्ट में n पुट अप कर दो। तो ये तो वैसे सम ऑफ द n नेचुरल नंबर आ गया n+1/2, ये तो आप सभी जानते हैं वैसे। और उसके बाद जब हमने यहाँ पर इसका अप्लाई किया r वेरिंग टू 1 to n 2r - 1, तो सबसे पहले 1 पुट किया यहाँ पर तो 1 आएगा, फिर 2 पुट किया तो 2 2 4 - 1 3 आएगा, 3 पुट किया तो 3 2 6 - 1 5 आएगा, और लास्ट में जैसे हमने यहाँ पर n सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2n - 1 आएगा। तो यहाँ पर AP का फॉर्मूला हमने लगाया n/2 a + l, तो a की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 2n - 1 है। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो n² आ गया। सिमिलरली हमने इसी को थर्ड वाले एलिमेंट को भी इसी तरह से ओपन किया। सबसे पहले हमने r की वैल्यू यहाँ 1 पुट अप करी तो 3 - 2 = 1, फिर यहाँ 2 पुट अप किया, 3 2 6 - 2 दैट इज 4, फिर 3 पुट अप किया, देन 3 3 9 - 2 7, और फिर लास्ट में हमने n सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन यू विल गेट 3n - 2, और फिर हमने फॉर्मूला लगाया n/2 a + l। तो इस बार हमारे पास क्या आया, इस बार हमारे पास आया n/2 और यहाँ बचा 3n - 1। तो ये वैल्यूज हमारे पास आई, ये वैल्यूज हमने यहाँ फर्स्ट कॉलम में सब्स्टिट्यूट कर दी, देन यू विल गेट, ये तो हमारी LHS साइड है जो UQ रहेगी, और हमने इन तीनों वैल्यूज की जगह पर हमने पुट अप कर दिया n+1/2, और यहाँ आ गया n² और यहाँ आ गया n/2 3n - 1। सेकंड कॉलम एज इट इज है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, और थर्ड कॉलम भी आपका n+1/2 है, n² है, और n/2 3n - 1 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर डेफिनेटली 0 आएगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल है, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बिहाफ पर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर थियोरेटिकल पार्ट में लिखनी होगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आपको एग्जामिनर को यहाँ पर प्रॉपर्टीज शो करके दिखानी है कि विच प्रॉपर्टी आर यूजफुल टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ यू सी दिस होल सॉल्यूशन अगेन। अब आप ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड में और कई स्टेट बोर्ड्स में मैं देख चुका हूँ, और आप भी देखेंगे तो प्रीवियस कई सालों से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, 1 साल छोड़कर 2 साल छोड़कर। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर किसी भी क्वेश्चन को हम करते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज ऐड करते हैं, और हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि RHS साइड हमें मिल जाए, आसानी से मिल जाए, लेकिन यहाँ RHS साइड हमें तीनों रोज को या तीनों कॉलम्स को ऐड करने पर नहीं मिल पा रही। तो यानी यहाँ पर 30-40 सेकंड्स अगर आपके खत्म हो जाए और फिर भी आप नहीं सोच पा रहे कि हमें RHS साइड कैसे मिलेगी, तो सिंपल सा वे है कि वहां पर एक ट्रिक अप्लाई करो। हो सकता है वो ट्रिक ABC से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की हो, या हो सकता है कोई दूसरी ट्रिक हो। तो ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस जिनमें कुछ स्पेशल ट्रिक अप्लाई हो रही है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन आप अलग बना लो। बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चंस आपको, अगर आप 100 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देन देयर आर 15 क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, तो आपको 100 में से 15%, 10% क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे। बाकी जो 85% क्वेश्चन है, 80% क्वेश्चन है, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से हो जाते हैं। लेकिन 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए कोई भी राइटर अपनी बुक में तैयार करता है, और उन क्वेश्चंस को वही कर पाते हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हमेशा सक्सेस उसी को मिलती है जो मेहनत करने की हद को पार कर देता है। अगर आप अपनी यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ में अपनी मेहनत करने की, अपनी हार्ड वर्किंग की हद पार कर दोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप कर रहे हो, आप समझ रहे हो एक एक क्वेश्चन। जो पहले दिन से मेरे वीडियो देख रहा है और वो कहीं पर भी कुछ नहीं सीख रहा, तो डेफिनेटली मैं मान के चलता हूं कि उसको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से और बहुत धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस के बारे में और सारे टाइप्स के बारे में।
आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स से मैंने बनाने स्टार्ट किए थे और आज मैं डिटरमिनेंट्स के वीडियो पर आ चुका हूँ। तो आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि पूरी की पूरी मेहनत करने की हदें पार हो जाए, तो डेफिनेटली सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। यानी आपको एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन डेली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के करने हैं। जब आपको लगे कि हाँ मुझसे अब 40-50 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके बाद आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और फिर भी ऐसा नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आपने छोड़ दिया, चलो हटाओ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तो मुझे समझ में आ गया एंड नाउ आई एम किंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ मैं मानता हूँ यू आर किंग, क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। लेकिन हर 7 डेज के बाद रिविजन जरूर कर लेना, यानी 1 या 2 क्वेश्चन उठा के आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के करते रहना, जिससे आपको आपके माइंड में एक स्केच बना रहेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में हमने क्या क्या किया था। आप भूलोगे नहीं उसको, क्योंकि हमारा माइंड भी कितनी चीजों को याद रखेगा। हम नई चीजें सीखते हैं और पुरानी चीजें भूलते जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। और इसलिए भूलते जाते हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उनको रिवाइज नहीं करते। तो अपने आप से आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उन क्वेश्चंस को, उस टॉपिक को रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में मैं बता ही चुका हूं कोई ट्रिक यूज होगी, और ट्रिक स्पेशली यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एबीसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो यहाँ ये हो गया 1 + a 1 1, बाकी मैं किसी को भी कुछ भी नहीं कर रहा अभी तक। और उसके बाद मैं फर्स्ट रो को a से डिवाइड कर रहा हूँ, सेकेंड रो को मैं b से डिवाइड करना चाहता हूँ, थर्ड रो को c से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो ये एबीसी मल्टीप्लाई वाला तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो 1/a, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ दोनों जगह a से डिवाइड कर रहा हूँ, 1/a 1/a हो जाएगा। यहाँ पर b से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी b से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 1 हो गया। यहाँ पर भी b से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ थर्ड रो को मैं c से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ 1/c और यहाँ पर हो जाएगा 1/c + 1। उसके बाद आपको फील ऑटोमेटिक हो जाएगा कि अगर इन तीनों को ऐड कर दें देन दिस वैल्यू इज कम हियर। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया r1 goes to r1 + r2 + r3 को, और ऐसा करने पर मुझे बहुत आसानी से तीनों मिल गए, 1/a 1/b 1/c। सिमिलरली हियर यहाँ पर भी इन तीनों को ऐड कर दिया तो वही वैल्यू मिली 1/a 1/b 1/c। और यहाँ पर भी इन सबको ऐड करने पर 1 + 1/a 1/b 1/c मुझे मिल गया। बाकी 2 रोज को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, उनको एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया। ओके, अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर एक कॉमन लेना है, 1 + 1/a 1/b 1/c is common, so the remaining values are 1 1/b 1/c, there are 1 1/b + 1 1/c, and there are 1 1/b 1/c + 1, and now there are 3 ones is come in first row। और यही आपके लिए सबसे बढ़िया और सबसे बेनिफिशियल बात आ चुकी है कि यहाँ पर 3 1 आ चुके हैं, 3 1s आ चुके हैं। तो अब क्या करोगे, अब इनको 0 बना दोगे। कैसे, सिंपली c1 goes to c1 - c2, c2 goes to c2 - c3, that's all। so you will apply these 2 properties in one step, c2 goes to c2 - c3, and now you will get abc as it is आ गया, 1 + 1/a 1/b 1/c as it is आ गया, and now you subtract them, 1 - 1 0 हो गया। अब यहाँ देखो 1/b में से 1/b कैंसिल हो गया, -1 आ गया। यहाँ पर 1/c 1/c सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, और यहाँ पर 1/b 1/b कैंसिल हो गया, b है तो 1 बचेगा। यहाँ पर 1/c कैंसिल हो गया, -1 बचेगा। और थर्ड कॉलम को आपको कुछ भी नहीं करना था, इसको आपने एज इट इज लिखना था। उसके बाद आपको इसको एक्सपेंड करना है अलोंग टू द फर्स्ट रो। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि फर्स्ट रो इज माय फेवरेट रो। तो जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया, ये रो और ये कॉलम हट गया, -1 तो -1 से गया तो 1 - 0, एंड डेफिनेटली आई विल गेट माय आंसर। ये बहुत आसानी से मेरा आंसर आ चुका है, इट इज योर RHS साइट, सो हेंस प्रूव्ड। अगर आप इस एबीसी को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यूज भी आपके पास आ जाएगी। सो आपने ये देखा क्वेश्चन, इट नॉट हार्ड, बहुत बार आया बोर्ड के अंदर। क्यों, इस ट्रिक की वजह से आया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इसको 0 बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ 0 बना देंगे, यहाँ 0 बना देंगे, यहाँ 0 बना देंगे, लेकिन एक साथ 2 0 नहीं बना पाएंगे और अटक जाते हैं। फिर आगे जाके एक्सपेंड कर देते हैं, आ जाता होगा उनका आंसर, लेकिन शायद एग्जामिनर मार्क्स कट कर लेता होगा। तो इन क्वेश्चंस को आप केयर करिए, इन क्वेश्चन का कलेक्शन कीजिए जो इस तरह की ट्रिक्स से होते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन अगेन।
एंड नाउ इट इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड ऑफ दिस वीडियो। अब मेरी तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा बन चुका है और आपको शायद इतने बड़े वीडियो अभी मेरे द्वारा तो देखने की आपको हैबिट होगी भी नहीं। तो मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में हमें हार्ड लगेगा अगर हमने इसकी प्रैक्टिस पहले नहीं की होगी। अब इस क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर का टॉपिक काम में आ रहा है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आई थिंक यू लर्न द ऑल फॉर्मूलाज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑल्सो। आपने सारे फॉर्मूले याद कर रखे होंगे, नहीं कर रखे तो मैं आपको जरूर डेफिनेटली यहाँ पर वो फॉर्मूले बताऊंगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। दिस फॉर्मूला इज यूज हियर। ये फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करने वाला हूँ। आप सब जानते हो m प्लस 2 है तो डेफिनेटली m की वैल्यू यहाँ 2 से ग्रेटर या इक्वल टू होगी, और m हमेशा नेचुरल नंबर होगा बिकॉज ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होता है इस r से, तो इसलिए यहाँ ये कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है। तो हम ये फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ और यहाँ अप्लाई करेंगे इन दोनों में। तो m प्लस 2C1 में ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ अगर n प्लस 1 होता है तो यहाँ n होता है, यानी इससे जस्ट एक कम। तो यहाँ अगर m प्लस 2 है तो यहाँ मैं 2 बार m प्लस 1 और m प्लस 1 लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर जो वैल्यू r की होती है, यहाँ पर एक कम होती है और एक r होता है कुछ। तो यहाँ 1 है तो एक 1 आएगा और एक इससे कम 0 होगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। सिमिलरली मैं इस पे भी अप्लाई करूंगा ये फॉर्मूला m प्लस 2C2 पर। तो वापस से m प्लस 2 है, ये m प्लस 1 होता है तो यहाँ एक कम होता है। सिमिलरली यहाँ m प्लस 2 है तो यहाँ m प्लस 1 होगा और यहाँ भी m प्लस 1 होगा। फिर ये r की वैल्यू है 2 तो ये r की वैल्यू आ गई और एक वैल्यू कम हो गई 1। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज इन दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फर्स्ट कॉलम को मैंने कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम इज आल्सो एज इट इज, सेकंड कॉलम को भी आपको कुछ भी नहीं करना, और थर्ड कॉलम की जगह पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले m प्लस 1 C1 प्लस m प्लस 1 C0 और फिर ये वाला m प्लस 1 C2 प्लस m प्लस 1 C1। उसके बाद आपको यहाँ पर ये कॉलम नंबर C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो C3 गोज टू C3 माइनस C2 करना है, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखना है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना। सेकंड कॉलम भी आपको कुछ नहीं करना, सेकंड कॉलम को भी एज इट इज लिखना है। और थर्ड कॉलम में सब्ट्रैक्शन करना है, 1 माइनस 1 इज 0। इसमें से इसको माइनस करोगे तो m प्लस 1 C1 कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा। और यहाँ पर m प्लस 1 C2 कैंसिल हो गई, m प्लस 1 C1 बचेगा। तो इस तरह से वैल्यूज हमारे पास बच गई, एक 0 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मुझे एक और 0 चाहिए, तो डेफिनेटली आपके माइंड में आ गया होगा कि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। लेकिन अगर मैंने इस पोजीशन पे सब्ट्रैक्ट कर दिया देन आई थिंक आई डोंट गेट एनी बेनिफिट मिल भी जाए और नहीं भी मिले। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 100% मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे, देखिए। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ दोनों जगह फॉर्मूला, ये वाला सेम फॉर्मूला। पहले मैं यूज कर रहा हूँ m प्लस 1 C1 की जगह पर, यहाँ m प्लस 1 है तो डेफिनेटली यहाँ 2 बार m आएगा, m एंड m, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 0 आएगा। अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ भी यूज करूंगा, m प्लस 1 C2, तो यहाँ पर एक कम यानी m आएगा, जैसा कि मैंने ऊपर लगाया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा और एक वैल्यू कम r यानी 1 आ जाएगी। ये r हो गया तो ये r माइनस 1 हो गया। तो यहाँ इन दोनों जगह पर मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। तो फर्स्ट कॉलम मेरा एज इट इज है, इसको कुछ नहीं करना मुझे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज। एंड नाउ 1 एज इट इज, इसकी जगह पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ MC1 प्लस MC0, और सिमिलरली यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ MC2 प्लस MC1, और बाकी ये एज इट इज है थर्ड कॉलम, यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद C2 माइनस C1, यानी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, C2 गोज टू C2 माइनस C1। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए मुझे C2 कॉलम को कैलकुलेट करना है। तो C1 कॉलम तो एज इट इज है, 1 में से बन गया तो 0 आना ही है। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो MC0 बचना है, ये सब्ट्रैक्ट किया तो MC2 कैंसिल हो गया, MC1 बचेगा, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज आ गया। तो यहाँ पर अब मेरे 2 0 बन चुके हैं। अब मैं इसको एक्सपेंड कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 2 0 बनते ही हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम हट गया, ये 4 एलिमेंट्स मेरे पास बचे। कौन से, ये चारों एलिमेंट्स। तो ये MC0 है, ये MC1 है, ये m प्लस 1 C0 बचा और ये m प्लस 1 C1 बचा। अब मैं इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ देन
आई विल गेट 1 एज द आंसर। तो 1 कैसे आएगा इसका आंसर, उससे पहले आपको मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ जो हमारे 11th क्लास में यूज हुआ था। NC0 हमेशा 1 होता है और NC1 हमेशा n होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर लो यहाँ पर। MC0 1 हो गया, MC1 m हो गया, m+1 C0 1 हो गया और m+1 C1 अकॉर्डिंग टू दिस m+1 हो गया। और अब जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट m+1 -m, m से m कैंसिल हो गया और फाइनली यू विल गेट 1 विच इज योर राइट हैंड साइड। यही आपकी राइट हैंड साइड है जो आपको चाहिए थी। तो ये सॉल्यूशन इस पूरे क्वेश्चन का आपने कर लिया और ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आपने आज बहुत बड़ा वीडियो देखा है मेरे इन सॉल्यूशंस का। आप इन सॉल्यूशंस को समझ गए होंगे। सबके सब स्टूडेंट्स शायद जो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझ लिया होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी है या कोई भी अपने स्टेट बोर्ड की बुक लेनी है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, एंड इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन देन यू राइट दिस डिफिकल्टी बाय ईमेल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के पिछले कई वीडियो से देता जा रहा हूं। कई स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डाउनलोड करिएगा और उसके लास्ट पेज पर एक ईमेल दिया हुआ है, उस ईमेल पर मुझे मेल कर दीजिएगा अगर आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो। अब जो मैं अगला वीडियो मेरा लेके आऊंगा उस वीडियो में केवल वो वीडियो 5 to 6 मिनट का होगा और उसमें आपको मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो हमारे इनवर्स को फाइंड आउट करने के काम में आती है। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। तो गुड बाय एंड टेक केयर।